स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 5100 महिला उद्यमियों को कियोस्क आवंटित करने का फैसला लिया है। दरअसल मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। उत्तराखंड में महिला उद्यमी अपनी आजीविका संवर्धन के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन सहित हस्तशिल्प, हथकरघा कार्य पर आधारित रहती हैं और ऐसे में महिला उद्यमियों की ओर से बनाई गई इन वस्तुओं को बेचने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब कियोस्क देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। हमने राज्य में कियोस्क, ये जो एक पूरा जो हमारे पटरी ठेली वाले वेंडिंग जोन में रहने वाले उनके लिए पूरा कियोस्क बना के देना, तो ये हमने जितनी महिला उद्यमी उनके लिए केवल किया है। और इसके उद्देश्य से हमने फर्स्ट फेज में 5000 हम ये कियोस्क बनाएंगे और इसमें ये हमने तय किया है कि इसका जो एक मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को उससे पूरी तरीके से रोजगार जोड़े और इसको जो आवास विभाग के अंतर्गत जो शहरी विकास के हमारे प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण, उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। नगर पालिका, नगर पंचायतें, नगर निगम इसमें सहयोग करेंगे। इसके हमने 4 मॉडल तैयार किए हैं, यानी उसकी जितनी कॉस्ट बैठेगी वो कॉस्ट भी 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे बैठेगी एक कियोस्क की। तो उसमें से 40% उनको नहीं देना पड़ेगा, 20% उसमें से आएगा। 20 आज स्पेशल रूप से कहा कि उनको हम करेंगे। 5100 महिला उद्यमियों को जाएगा सारे निकायों में। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद महिला उद्यमियों की क्या कुछ राय है और इसे किस तरह से देख रहे हैं? साफ तौर पे कितना मदद उनको अपने कार्य को आगे बढ़ाने में कियोस्क मिलने के बाद मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले वर्ष ये घोषणा की थी कि महिलाओं को, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना लाएगी और जिस तरीके से ये योजना लाई गई है, तकरीबन 5100 महिलाओं को कियोस्क आवंटित किया जाएगा। साफ तौर पर इसका जो फायदा है वो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। प्रदेश के 95 जो ब्लॉक हैं उनके अंतर्गत इसका आवंटन किया जाना है और जिस तरीके से सरकार ने जो खाका तैयार किया गया है इसको लेके, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी उत्तराखंड में महिला उद्यमी हैं वो अपनी आजीविका को लेके इसमें काम कर सकते हैं। साफ तौर पे कृषि, उद्यान, पशुपालन समेत जो हस्तशिल्प, हस्त कला के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो काम करते हैं, उन महिलाओं की जो बनाई गई, हाथों से बनाई गई जो भी वस्तुएं हैं उसे बेचने में जो पहले दिक्कतें आती थी उसे इसके तहत दूर किया जाएगा। साफ तौर पे जो एक मार्केट है वो भी बेहतर होगा इसके जरिए, सरकार का कहना है इस योजना के तहत। और जो महिला उद्यमिता विकास एवं आवर्धन के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, इससे जो 4 धाम क्षेत्र है, केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ है, वहां से जुड़े जो व्यवसायिक है उनके दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि वहाँ जो हस्तशिल्पी हैं, जो काम करते हैं, हाथों से बनाए हुए जो वस्तुएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इस योजना की शुरुआत से जो महिलाएं हैं प्रदेश की, जो इन योजनाओं से जुड़ेंगी, तकरीबन 5100 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने इस योजना के तहत रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया, लेकिन इससे कितना फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो कि अपने आप पर निर्भर हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। प्रदेश के शहरी निकाय में शामिल नए क्षेत्रों के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत देने जा रही है। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में आवासीय भवनों से 10 वर्ष तक भवन कर नहीं लिया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि इससे लगभग 2.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया है और इसे बेहद महत्वपूर्ण फैसला बताया जा रहा है। शहरी विकास है, आवास है, उद्यान है, शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है और आदि आदि विभाग से संबंधित आए हैं।
उनमें से एक विषय को हमने अगली कैबिनेट के लिए रिफर किया है, बाकी सब पर माननीय मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है। और उसमें से जो महत्वपूर्ण है, हमने महिलाओं के लिए इस राज्य में 51 से कियोस्क बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम 40% का एक व्यवस्था वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। 20% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जाएगा। 20% आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वो राज्य सरकार विभिन्न रूप से, चाहे प्राधिकरण चाहे अन्य प्रकार से वहन करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। ओली की बर्फीली वादियों में रोमांच को हो जाए तैयार। दरअसल फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में होगी नेशनल हेल्पलाइन नार्डिक स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। ओली में राष्ट्रीय सीनियर नेशनल हेल्पलाइन स्नोबोर्ड और क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड विंटर डेस्टिनेशन ओली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप को भी एक बार फिर से नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिलेगी। और वर्ष 2022 में चीन में विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय टीम के चयन और तैयारियों को लेकर ओली में होने वाले इन विंटर गेम्स पर सभी की निगाहें होंगी। बार हमें केंद्र से हमें स्नोबोर्ड और जो हमारी क्रॉस कंट्री इवेंट है उसकी चैंपियनशिप हम लोगों को अलॉट हुई है। तो आप लोग इसकी तैयारियां कीजिए यहाँ पे। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन है यहाँ पर, और बाकी तमाम जो भी एजेंसी है यहाँ पर, हम लोग इसकी तैयारियों में यहाँ पे जुट गए हैं, ताकि जो आने वाले फरवरी के 2nd और 3rd वीक में जो यहाँ पे नेशनल गेम्स होने हैं तो उसको एक अच्छे ढंग से कर सकें। और खिलाड़ियों के लिए अगर इस बार भी अच्छे हिमपात रहता है तो अच्छा गेम तो होगा ही होगा, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे और आगे आने वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए भी उनको एक अच्छी तैयारी और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो विंटर गेम्स के लिए तैयारी की जा रही है। चमोली पूरी तरह से तैयार है। 2022 में चीन और भारत के विंटर गेम्स पर सभी की नजर है। संदीप कुमार ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे विंटर गेम्स के लिए कितनी तैयार है चमोली, और 2022 में क्योंकि भारत और चीन के बीच विंटर गेम्स पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है? संदीप, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको दरअसल ये पूरी खबर बता देते हैं। विंटर गेम्स के लिए चमोली तैयार हो रही है और 2022 में क्योंकि विंटर गेम्स हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर तैयारियां को पूरी करने की कोशिश की जा रही है, उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और विंटर गेम्स के लिए जो तैयारियां हैं उसमें दरअसल जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो भी अपने को बेहतर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब प्रदेश में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि शहर का औसत प्रदूषण स्तर AQI अब 238 पर रहा, जो सेहत के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है। कनॉट प्लेस, कंटेनमेंट टाउन और रायपुर में प्रदूषण का स्तर 315 रहा, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी खतरनाक है। देहरादून के वायुमंडल में कार्बन 1064 माइक्रोग्राम प्रति यूनिट पाई गई है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में अन्य प्रदूषणकारी तत्वों की मात्रा भी सामान्य से काफी ज्यादा पाई गई है। तो राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब प्रदेश के बाकी स्तर पर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल प्रदेश में काफी ज्यादा जगह ऐसी है जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर का औसत प्रदूषण स्तर AQI अब 238 रहा, जो कि सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए भानु प्रकाश नेगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भानु प्रकाश, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली NCR में बल्कि उत्तराखंड के भी कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना अब ये प्रदूषण का स्तर बताया जा रहा है और ये कितना खतरनाक श्रेणी में आ रहा है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो प्रदूषण अभी बढ़ा है ये काफी दिनों से जो बारिश नहीं हुई है उससे जो है जो हवा की गति है उसमें भी अवरोध पैदा हुआ है और इसकी वजह से जो है काफी प्रदूषण अब देहरादून जैसे शहर में भी कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है और इससे जो है लोगों की सेहत को जो है काफी खतरा इससे माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में जो है
सांस की बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है और इसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। तो अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बढ़ता गया और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में काफी परेशानियां लोगों को हो सकती है। और ये राज्य सरकार के लिए भी जो है एक चुनौती है कि किस तरह से प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। वाहनों को जो है अब अनाधुन वाहन चल रहे हैं, उससे जो निकलने वाली गैसें हैं और धुआं, धूल, मिट्टी और बहुत सारी चीजों से जो है प्रदूषण मिल रहा है। और इसमें जो है एक बड़ी बात ये हो कि जो हवा का स्तर है वो चल नहीं रहा है, वो स्थिर सा रह गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण बिल्कुल बढ़ते प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा है और कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भानु प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं केंद्र सरकार भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ लगातार काम कर रही है। वहीं देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब एक और कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया गया है। इस बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक नया आविष्कार किया है। दरअसल क्या है ये खास आविष्कार, इस पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएमपी के दिशित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आज तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत जो है वो बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा है। उन्हीं में से एक क्षेत्र जो है वो वेपन्स को लेकर भी है। लगातार जो है केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि वेपन्स जो बनते हैं या फिर वेपन्स के साथ जो चीजें उपयोग में आती हैं उन चीजों को भी आत्मनिर्भर किया जाए। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक मजल बोर साइट है और उसके साथ ही जो है इससे पहले एक दूरबीन भी जो है वो बनाई गई थी। खुद हमारे साथ यहाँ के जीएम सर हैं, उनसे बात करते हैं। दीक्षित सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है, किस चीज में जो है ये काम आएगा, किस तरह से जो है इसका यूज किया जाएगा। यह हमारे जो आर्मर्ड व्हीकल है T-90 टैंक, इसकी मजल बोर साइट है, उसके अलाइनमेंट में यह काम आता है। इससे पहले ये हम रशियन वर्जन का यूज करते आए हैं। अभी ये पहला इंडिजिनस प्रोडक्ट है जो इसका रिप्लेस करेगा और यह हमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह टेक्निकल इवोल्यूशन में DGMF ट्रायल्स में खरा उतरा है और बहुत ही शीघ्र हमें इसका बल्क प्रोडक्शन के लिए हम इसको हमारी सेवाओं को दे देंगे। सर, एक सवाल ये होता है, सबसे पहले जो अगर हम इंडिया की बात करें तो सवाल होता है कि आखिर पहले जो आता था वो कितने का था और ये कितना प्राइस इसका पड़ेगा, मतलब अंतर भी तो, क्योंकि जब हम बात करें मेड इन इंडिया की तो उसके साथ ही इन चीजों को भी बहुत गौर से लोग जो है वो जानना चाहते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल प्रस्तुत किया है। यह हमारी जो मजल बोर साइट है विदेशी साइट की कीमत के कंपैरिजन में 50% आधी कीमत पर लगभग अवेलेबल होगी। कितना सर लगभग? यदि मैं नहीं प्राइस हम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है इस तरह की चीजें। सर, एक और की खासियत क्या है इसकी, अगर मेन खासियत आप कहें कि बहुत ज्यादा ये इसकी खासियत ये है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें राइट एंगल पे देखा जाता है। आप यहाँ से देखिएगा कि ये अलाइंड है कि नहीं है। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप देखिएगा और इससे राइट एंगल पे आपको देखना है और ये पूरी की पूरी जो बैरल है उसका अलाइनमेंट डिसाइड करता है और आगे बने हुए जो हमारे T-90 टैंक्स हैं उसकी एक्यूरेसी इसके अलाइनमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी आर्मर व्हीकल के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। फंक्शनलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सही निशाना लगना, और सही निशाना लगने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट। तो उस कसौटी पर यह पूरा खरा उतरता है। ये सबकी निगाहें आपकी तरफ रहती हैं जब हम वेपन्स के जो यूजेस की बात करते हैं या उनसे अलग चीजों की जब बात करते हैं, तो क्या कुछ नया कुछ देखने के लिए मिलने वाला है सर? अगर बहुत ही शीघ्र हमने अभी आपको ये जो साइट दिखाई है ये 4X की साइट है। बहुत ही शीघ्र हम आपको स्नाइपर राइफल की 24X की साइट भी आपके साथ अगले 2 महीनों के भीतर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आने वाले समय में हम लोग इसका मैग्निफिकेशन और बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि वी रीच 24 से 48X के ऊपर हम लोग ग्रेजुएट करें ताकि हमारे जो यूजर हैं वो न केवल सेटिस्फाइड हो बल्कि डिलाइटेड भी हो। निगम परिसर से HDFC बैंक और UNDP के साथ मिलकर अभियान शुरू कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक और पॉलिथीन लाकर मास्क प्राप्त कर सकता है। यह अभियान 3 नवंबर से आगामी 15 दिनों तक चलेगा। बताया भी जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गांधी पार्क, पैसिफिक मॉल, नगर निगम देहरादून कार्यालय और कॉलोनियों सहित अपार्टमेंट में चलाया जाएगा। उप नगर आयुक्त रोहतास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ने अभियान चलाया है और ऐसे में 100
ग्राम से ज्यादा पॉलिथीन लाओ और एक मास्क पाओ। ये अभियान इसलिए चलाया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क बहुत आवश्यक है। संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है कि पॉलिथीन लाओ 100 ग्राम से अधिक और एक मास्क पाओ। ये योजना इसलिए चलाई गई, आपको पता ही है कि इस समय कोविड-19 काफी महामारी बीमारी फैल रही है। इससे एक लोगों में जैसे अवेयरनेस के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम मास्क नहीं चेंज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है जो 15 दिन कंटिन्यू चलेगी कि 100 ग्राम से अधिक जो आप पॉलिथीन लाएंगे और उसको हम मास्क फ्री देंगे। इससे हमारे शहर की सफाई व्यवस्था में जो सुधार भी आएगा, क्योंकि पॉलिथीन अक्सर लोग उपयोग करके कूड़े में कचरे में फेंक देते हैं। चाहे वो किस तरह की पॉलिथीन हो, कोई भी व्यक्ति लाए, चाहे वो कचरे से निकाल के लाए, कहीं से भी लाए, हमारे स्टॉल जो हमने कियोस्क लगा रखा है उस पर हमको वो उपलब्ध कराएगा तो एक मास्क हम लोग उसको फ्री देंगे। यदि उसी मात्रा में अधिक मात्रा में लाएगा तो उस तरह से उनको और उपलब्ध कराया जाएगा। लूट और ठगी जैसे संगीन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चलाकर एटीएम और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की हिदायत दे रही है। बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को सुचारू रखने और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था दुरुस्त रखने की लगातार नसीहतें दी जा रही है। लेकिन मंगलोर के गुरुकुल नारसन में पीएनबी की बैंक शाखा खुद ही सुरक्षित नहीं है, जिसका प्रमुख कारण बैंक और एटीएम में सुरक्षा गार्ड का अभाव है। बैंक में लाखों में लेन देन होता है, फिर भी बैंक ने खाता धारकों और स्वयं की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आम आदमी की जरूरी ऑपरेशन न हो पाने के कारण सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के 3 से 4 गुना कैश बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल कोरोनसन की बात की जाए तो यहाँ पर मरीजों को जरूरी सर्जरी के लिए 3 से 4 हफ्ते का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे कि मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज को प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जहां आम मरीजों के लिए ओपीडी बंद की गई थी, जिसका भार जिला अस्पताल कोरोनेशन को झेलना पड़ रहा है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरे गांव में चारों तरफ प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रकृति ने अपने इस सुंदर रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं नवंबर में भी बर्फबारी होने से सीमांत गांव में शीतलहर शुरू हो गई है। दिवाली के पर्व को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं देहरादून शहर के मुख्य बाजार में लगने वाले पटाखों की दुकानों पर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि देहरादून शहर के बीच में पटाखों की दुकानें लगाई जाती है, जहां पर भारी भीड़ रहती है। ऐसे में वहां पर काफी खतरा बना हुआ रहता है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी की माने तो पटाखों की दुकानों को लेकर जो भी एनओसी जारी की जा रही है उसमें एसपी सिटी और एसपी देहात को पहले से ही अवगत किया गया है। एनओसी जारी करने से पहले वहां पर फायर की सभी जानकारी से लेकर एनओसी जारी की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।